आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 5 बज चुके हैं। 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी मीटिंग से कबल ही एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मीटिंग में एक बड़ा फैसला, जहां पर पाकिस्तान से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का फैसला लिया जा सकता है। सिंध तासाबी माहदे पर भी एक बड़ा फैसला हो सकता है। आपको बताते चले कि आज जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी की मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग से पहले ही जराए के हवाले से खबर आ रही है कि मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जहां पर पाकिस्तान से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और उसके साथ साथ ही सिंध तासाबी मुआहदे पर भी एक बड़ा फैसला हो सकता है। आपको बताते चले कि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में एक अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें जो काबीना कमेटी बराए जो कमेटी है सिक्योरिटी बराए वो मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग में एक बड़ा फैसला होने की तवक्का की जा रही है। पीएम मोदी की सदारत में CCS की मीटिंग, और मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर खारजा, NSA और साथ ही साथ इस मीटिंग में ये तकरीबन माना जाता है कि कुछ ही टाइम के बाद ये मीटिंग शुरू होगी। आपको बताते चले कि काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी की जो मीटिंग है वज़ीर आज़म की सदारत में होगी। और इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला जो दिल्ली पहुंच चुके हैं, श्रीनगर में जहां वो कल पहुंचे थे, श्रीनगर में जब पहलगाम के बाइसरन इलाके में हमला हुआ था, उसके बाद ही वज़ीर दाखिला श्रीनगर पहुंचे और आज उन्होंने पहलगाम जाकर बाइसरन इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। और इस जाए मौके पर भी पहुंचा जहां पर कल ये हमला हुआ है, जिसमें 26 सयाहों की जान चली गई है, जिसमें 2 मकामी और 2 गैर मुल्की भी शामिल हैं। उसके बाद ही GMC अनंतनाग ने भी वज़ीर दाखिला अमित शाह वहां पर पहुंचे, जहां उन्होंने जख्मियों से मुलाकात की और इनकी इयादत भी की है। और उसके बाद ही वो कुछ ही देर पहले दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर वो जो CSC मीटिंग जो है वो उसमें शिरकत करेंगे। काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी मीटिंग में वहां पर ब्रीफ करेंगे वज़ीर आज़म को इस सूरत हाल के, जो पूरी सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर पहलगाम के अंदर हुआ है, उस मीटिंग को लेकर वो वहां पर ब्रीफ करेंगे वज़ीर दाखिला। और इस मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर खारजा डॉक्टर जयशंकर, NSA अजीत डोवाल और PMO के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और आपको बताते चले कि ये मीटिंग में जो बड़ा फैसला, एक तो पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात और सिंध तासाबी मुआहदे पर भी एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। नाजरीन, आपको बताते चले कि आज दिल्ली के अंदर एक बड़ी मीटिंग और अहम मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग से पहले ही ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि मीटिंग के अंदर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का फैसला लिया जा सकता है। और इसके साथ साथ ही सिंध तासाबी मुआहदे पर भी एक बड़ा फैसला हो सकता है। वज़ीर दाखिला चंद ही मिनट कबल दिल्ली पहुंचे हैं, और उसके साथ साथ ही वो इस मीटिंग में वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। सीधा अपने मेहमानों के पास चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं साबिक कर्नल दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ ही राजा एजाज अली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम कर्नल दीपक कुमार आपके पास आएंगे, जानना चाहेंगे इस एक तो जो पहलगाम बाइसरन के अंदर एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई है। पूरे मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर के लोग भी सड़कों पर हैं, गमजदा है, और सारा तिजारती कारोबार बंद हुआ है, क्योंकि जो कत्ल आम हुआ वहां पर 26 लोगों का कत्ल हुआ है, वो इंसानियत का कत्ल है।
और सबसे पहले मैं आप पर इसका पहला कमेंट लेना चाहूंगा। जी, ये बहुत ही दुख की बात है कि ये जो अ, आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें कि 26 लोगों की जान गई है, बहुत ही दुख की बात है। और पूरा जो देश है वो दुखजदा है इस बात से जो है। और बहुत नाराजगी भी है इस बारे में कि ये जो है ऐसे वक्त पे हुआ जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भारत आए हुए थे। दरअसल कुछ ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर एसओपीज का जो है कुछ वायलेशन हुआ, क्योंकि ये एक पैटर्न बन चुका है कि जब भी कोई बड़ा विजिट होता है इंडिया में, चाहे वो या इंडिया से बाहर, अगर आपको याद होगा कि 1999 में जब वाजपेयी साहब जो है लाहौर बस यात्रा के लिए गए थे, तब उस दिन भी जो है कश्मीर में जो है आतंकवादी हमला हुआ था और करीब 20 अफराद उनकी जान चली गई थी। उसके बाद सन 2000 में जब उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर थे, उस वक्त भी चिट्टी सिंहपुरा में जो है 35 मासूम सिखों का कत्लेआम किया गया। तो जाहिर तौर पे फौज और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इन चीजों में एक पैटर्न देखती हैं और उसको पैटर्न को देखते हुए जो है अपनी एसओपीज बनाती हैं कि जब भी कभी इस प्रकार का कोई इवेंट हो तो वह अपनी जो सिक्योरिटी है उसको और पुख्ता किया जाए, इंतजाम को और पुख्ता किया जाए, मजबूत किया जाए। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जैसे खबर आ रही है कि वहां पे एक भी कोई पुलिस का जवान या कोई भी सीआरपीएफ का जवान मौजूद नहीं था। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है लोकल लेवल पर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उनका जो है वायलेशन किया गया। हालांकि अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये वायलेशन एक नेग्लिजेंस था, ये जानबूझकर किया गया, ये एक जो है तहकीकात के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है कर्नल जी, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। अब जरा राजा एजाज आपके पास आऊंगा। राजा एजाज जी, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर के अंदर जो अपनी खदमात हैं वो अंजाम दी हैं, आप इस पूरे सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? क्या ये सिक्योरिटी चूक माना जाए? क्योंकि 26 लोगों का एक ही जगह पर, वो भी एक टूरिस्ट स्पॉट पर उनका कत्ल होना, क्या आप मानते हैं कि ये एक सिक्योरिटी चूक है, लैप्स है? देखिए, शुक्रिया। सबसे पहले मैं इस चीज का, ये जो बुज़दिलाना हमला हुआ है हमारे मेहमानों पर, उसको कंडेम करता हूं और जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं। तो ये उन पर हमला नहीं हुआ बल्कि हमारी कश्मीरियत, हमारी मेहमान नवाजी, जो हमारा कल्चर है, हमारे उस पर हमला किया गया, उस पर बुज़दिलाना हमला किया इन लोगों ने। और आप जानते हैं कि पहले भी कश्मीर के लोगों को ऐसे ही तरीके से पाकिस्तान के इन दहशतगर्दों ने बदनाम किया जब हमारे कश्मीरी भाई यहाँ से उनको निकलना पड़ा। वहां कहीं भी कश्मीर लोगों का ऐसा कहीं ना ख्यालात थे, ना ऐसा कोई पार्टिसिपेशन थी। इन लोगों ने ये हरकतें की और हम पर ये इसका इल्जाम आया। आज भी एक और बुज़दिलाना हरकत की गई है कि कश्मीर के मुसलमान के नाम पर, जबकि ये कहा गया वह मुसलमान नाम पूछकर किया गया है, तो इसमें जरूर ये चीज इस्तेमाल की गई है कि इसका इम्पैक्ट कश्मीरियों की अपनी जो इनकी ये एक तहजीब है, इनके कश्मीरियत है, उसको पर हमला है। और दूसरा कि जो और हमारे भाई मुसलमान इस वक्त भारत के पूरे हमारे मुल्क में रहते हैं, उनको उन पर ये इंतशार पैदा करने के लिए। जहां तक आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो कर्नल साहब ने बहुत अच्छा ये बताया इसको कि एसओपी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद डील हुई है, वरना इस वक्त जो हालात बने हुए थे कि डोडा में मिलिटेंसी काफी अरूज पर है और इस वक्त इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, जहां के कंटैक्ट भी हुआ, जहां के दिनों के दिन लगातार कंटैक्ट चल रहा है और उसका कंसिक्वेंट जो है सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। यहाँ कमांडर्स को ये जरूरी अप्रिशिएट करना था कि अगर डोडा के साथ कंटिग्यूस एरिया है तो वो पहलगाम का एरिया है, वो अनंतनाग का एरिया है।
तो अगर उनको ये पता था कि डोडा से अगर उनको प्रेशराइज करेंगे, जब किसी को सर्च ऑपरेशन में काफी फोर्सेस को इंडक्ट किया गया है, तो नेचुरली उनका मूवमेंट जो होगा वो इसी तरफ उनको, क्योंकि यहाँ भी जंगल है, यहाँ भी रेवाइंस है, पहाड़ी है, एरिया है, उसमें वो ट्रिकल डाउन हो जाएगा, और हो सकता है ट्रिकल डाउन हो तो यहाँ उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। और ये जो यहाँ कार्रवाई इनकी की गई है, ये मैं समझता हूँ कि प्लान्ड है। ये नहीं है कि ट्रिकल डाउन हुए तो हादसे में सामने इनको लोग मिल गए और इन्होंने इस पर एक्शन किया है। जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड इनको लोगों को पूछ पूछ के ये कत्ल किया है, उस तरीके से ये प्री प्लान्ड है। और प्लानिंग में ये जरूरी है कि फोर्सेस को इन्हें डाइवर्ट किया है अटेंशन अपने डोडा एरिया में, और यहाँ एक्शन किया हुआ है, ताकि थोड़ा टाइम जो पिछले एक साल भर से यहाँ इट वाज थोड़ा सा अमन, ये फोर्सेस का एक्शन कम हुआ था, और उसमें बेसिक चीजें दो थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक हमारा बहुत बड़ा रोल था, कश्मीर पुलिस का बहुत रोल था, क्योंकि इंफॉर्मेशन ट्रिकल डाउन करती थी। और उसमें मैं बड़े सुख से कह सकता हूं कि पहले जहां मिलिटेंट्स को, इन टेररिस्ट को कहीं ना कहीं जगह मिलती थी, खाना मिलता था, अब वो बंद हो गया है। तो विद रिजल्ट के ये हिंटरलैंड में तभी इस नीचे आते हैं, जो ही आ जाते हैं तो कश्मीर पुलिस के पास इंटेलिजेंस आ जाती है, और उस वक्त रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से कि अब इनका जितना भी एक्टिविटी है वो जंगल एरिया में ही होती है। तो आज जबकि टूरिस्ट का इतना फ्लो है, आज जबकि हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अमन अमान कायम हो गया है, आज जब हम कह रहे हैं कि यहाँ तरक्की है, आज जब यहाँ सेपरेटिस्ट के जो सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट थे, उनके कई जमातें जगह छोड़कर वापस मेन स्ट्रीम की तरफ मधु हो रहे हैं, राघव हो रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं, तो नेचुरली है जो हमारी यहाँ पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी फोर्स की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इसकी तरफ प्रिवेंटिव मेजर जरूर सोचना चाहिए था कि इसको सकटल करने के लिए, इसके कंसिक्वेंटली इसको सबटाज करने के लिए जरूरी है कि वो हमारा जो दुश्मन बैठा हुआ है, उन्होंने कोई ना कोई यहाँ फितना पैदा करना है। और खासकर जो हमारी ये लोकेशंस हैं, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स, यहाँ हम भी, मैं भी अनंतनाग में डीआईजी रहा हूँ, और खासकर जिस वक्त बड़े एक्टिव टफ टाइम्स थे, उस वक्त भी जब टूरिस्ट आते थे तो हम काफी जो एरियाज थे उनको डीप लेवल तक उनकी ये डिप्लॉयमेंट करके रखते थे और प्रिवेंटिव मेजर्स कहते थे, अपना फीडबैक रखते थे। तो हो सकता है कि शायद, मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहाँ हमारा ये ध्यान कम हुआ है। और यहाँ एक और भी बात थी, आज ही के दिन 2 दिन पहले पुलिस का डिस्ट्रिक्ट चीफ ट्रांसफर हुआ है, और वो रिलीव होकर यहाँ श्रीनगर में टेक ओवर किया, और नया डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ वहां आया हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट चीफ के आने के दौरान भी जरूरी था बाकी फोर्सेस को कि ये अलर्टनेस जो एक एसओपी बनी हुई है उस पर जरूर अमल करना, क्योंकि जो टेररिस्ट है, जो कातिल है, उसके लिए तो वो मूवमेंट चाहिए ना, उसको पूरे 24 घंटे नहीं चाहिए होती हैं। ये जगह भी उसकी सिलेक्टेड होती है, टाइम भी उसका सिलेक्टेड होता है, और वो सरप्राइज भी उसका सिलेक्टेड होता है। सो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए हमें लगातार डिप्लॉयमेंट और प्रिवेंटिव मेजर जितने भी हैं वो लेने चाहिए, और वो लेने में कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी चूक जरूर हुई है। और जब ये देखा है कि इस तरह चहल पहल है, इतने लोग हैं, इतने लोग जमा है, और हम तो इवन जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ये होटल्स होते थे, ढाबे होते थे, उन पर हम नफरी बैठा के प्रिवेंटिव मेजर्स में फीडबैक भी लेते थे और प्रिवेंटिव मेजर लिया करते थे। तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की मेरे ख्याल में गुंजाइश है। और एक बहुत बड़ी चीज है जी जो एक हमें नोट करना चाहिए, आज की रिएक्शन। अगर आपने देखा कि जिस तरीके से पूरा कश्मीर इस वक्त रिएक्ट किया हुआ है, क्या वो किसी भी ताल्लुक रखता है, किसी जमात से ताल्लुक रखता हो, किसी आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखता है, दे हैव कंडेम्ड इट। और उन्होंने बाज़ाब्ता आज पहली दफा फुल स्केल किसी टेररिस्ट एक्शन पर पूरा हड़ताल है, पूरी ये बंद की कॉल दी गई हुई है, और लोग प्ले कार्ड लेकर निकले हैं, मोमबत्तियां लेकर निकले हैं, कंडेम कर रहे हैं, और चला के कह रहे हैं कि दहशतगर्दी यहां हमारे कश्मीर से खत्म करो। और मेरे ख्याल में ये हो सकता है कहीं हमारे लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी हो, जिसको अगर हम प्रॉपरली एक्सप्लॉइट कर सकें
तो दिस विल बी ए बिग थिंग, बिग कैच डाइवर्ट करने के लिए, हर चीज को जो कहते हैं ठीक है ना, राजा साहब, मैं इसको जड़ से खत्म करने आपके के पास लिए। दोबारा है वो सुनते हैं, क्योंकि आज शाम को उनकी सदारत में काबीना कमेटी की एक मीटिंग होगी और इससे पहले वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलते हैं। क्या कहा जा सकता है इसकी पुरजोर मजम्मत, उन लोगों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार जिनके ऊपर और जिनके साथ ये सदमा बीता है। हमारे बाहर से मेहमान आए थे छुट्टी मनाने के लिए, बदकिस्मती से उनको कफनों में घर वापस भेजा गया है। यहाँ हमारा एक गरीब नौजवान मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाला आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए, बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहां लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की, और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी, और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है। तो ये थे उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने जो मकामी शहरी जो पहलगाम का ही रहने वाला जो इस हमले में उनकी मौत हुई है, उस सिलसिले में जब नमाज जनाजा अदा हुआ उमर अब्दुल्ला ने उसमें शिरकत की। उसके बाद ही उन्होंने बात की है और कहा है कि उन्होंने उनको रोकने की, इस हमले की रोकने की कोशिश की है और उसके साथ साथ ही बंदूक छीनने की भी कोशिश की, जिसके बाद ही उनका कत्ल हुआ है, ये उनकी जानिब से कहा गया है। अब ज़रा अपने मेहमानों के पास चलते हैं। अहमद अयाज, आपके पास आऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो हमला हुआ है जम्मू कश्मीर के ख़ासकर वादी कश्मीर के अंदर, एक बड़ा हमला जहाँ पर एक जो सयाहत के हवाले से हम बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल रहा है इन महीनों के दौरान या इन गुज़श्ता सालों के दौरान, लेकिन अभी जो सीज़न वो काफ़ी पीक पे है, तो इस तरह एक हमला करना ये कहीं ना कहीं एक साजिश है। देखिए गवर्नर साहब, राजा साहब ने तफसीलन इसके बारे में बता दिया और मैं उनकी बातों के साथ इत्फाक करते हुए ये जो सानिया हुआ, एक ये बहुत ही अफसोसनाक सानिया हुआ है कि टूरिस्ट जो यहाँ हमारे कश्मीर के मेहमान हैं, और जबकि कश्मीरी मेहमान नवाजे के लिए माने जाते हैं और इंसानियत में भी उनका कोई सानिया नहीं है, कोई दूसरा कंपेरेटिवली नहीं कहा जा सकता है कि कोई इतना इंसानियत रखता हो। और यहाँ हमने ये भी देखा है कि अगर कहीं कोई ऑटो वाला जो बिल्कुल जिसका सबसे कमजोर जाते हैं, जो मानते हैं हम उसको, अगर उसके ऑटो में कभी किसी टूरिस्ट का कोई चीज गिर गया जो लाखों का भी हो, हमने ये भी देखा है कि वो अगर उसके पास वो टूरिस्ट अवेलेबल नहीं है तो वो दाएं बाएं ढूंढ के, मीडिया को ढूंढ के उसको लोकेट करने की कोशिश करता है ताकि वो उसको वापस दे। तो ये एक यहाँ एक माहौल रहा है कश्मीर में, और उसी कश्मीर में इतना बड़ा सानिया होना, 25-26 लोगों का कत्लेआम होना, विजिटर्स का कत्लेआम होना, और हमारे नजरों के सामने, अब इससे बड़ा सानिया कश्मीर के लिए नहीं हो सकता है। और शायद वही वजह देखकर, वही हालात देखकर आप देख रहे हो जो एक अच्छी साइन भी है कि कश्मीर के लोग इसकी परवाह ना करते हो कि कल इनके खिलाफ गन खड़ा ना हो, उस मातम कर रहे हैं, सड़कों पर मातम कर रहे हैं। तो इसका एक वजह है, लेकिन साथ साथ ये मेरे नजदीक कुछ सवालात खड़ा करता है जी। एक सवाल ये कि 35 साल से हम इस हालात से दो चार है, क्या 35 साल में हमने सिचुएशन को पूरी तरह से एनालाइज नहीं किया है
एसेस नहीं किया, जो हमारे एक्सपर्ट्स इसके बारे में बैठे हुए हैं, जो उसको देखने वाले हैं, कि 35 साल में अंदाजा नहीं लगा कि क्या हो रहा है, कहाँ कुछ होने वाला है या कैसे किया जा रहा है। आई मीन इस चीज का थोड़ा भी दनक नहीं है उनको। हमने बड़ा ऐलान कर दिया, मुझे भी इत्मीनान दिया गया कश्मीर में रहकर कि आप सुरक्षित हो, सारा ठीक है, क्योंकि इस बारे में तो हम एजेंसीज पर ही डिपेंड करेंगे, गवर्नमेंट पर ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं रहता है दाएं बाएं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन कहाँ से आ रहा है कौन, ये तो उनका ड्यूटी है। मेरा ड्यूटी है अपना जो मैं अपना काम करूं। ये किसी एजेंसी का, किसी डिपार्टमेंट का, किसी गवर्नमेंट का काम है कि भाई वो देखे इन मामलात को। और उन्होंने बड़े वसूख से हमारे को कॉन्फिडेंस के साथ ये बताया कि भाई आप सुरक्षित हो। आप तो मैं भी घूमता रहा, मजे में घूमता रहा। मैं भी पिछले साल गया पहलगाम, और मेरे साथ छोटे दो बच्चे ग्रैंड सन्स मेरे साथ थे 2 साल के, और उनकी तलाशी बड़ी अच्छी तरह से गाड़ियों वाड़ी की हो गई हमारी, और मैं भी बड़ा कॉन्फिडेंटली रहा कि सारा ठीक ठाक है। तो कहने का मतलब है कि हम इस पर निर्भर करते हैं, और यही मैसेज बाहर भी गई बाहरी दुनिया में, और सब लोग उमड़ आ गए। इस साल बहुत सारा तादाद लोगों का आ गया। अब सवाल पैदा होता है, क्या आपने ग्राउंड सिचुएशन को पूरी तरह से अभी तक एसेस नहीं किया है? जी। अगर एसेस किया है कि हम कन्फ्लिक्ट जोन में रह रहे हैं और ये सिचुएशन है, तो फिर ये लोगों को कहकर इतना तादाद बुलाने की क्या जरूरत है जब हम उनका सुरक्षित या अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कि नहीं सिचुएशन यहाँ अभी एबनॉर्मल है, तो फिर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो क्यों नहीं लिए गए? आपको पता है कि कभी भी कुछ हो सकता है, अगर आपको मालूम है तो फिर क्यों नहीं लिया गया? हम कह रहे हैं कि भाई कहीं, अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जो बैठे हैं सही बोल रहे हैं कि हमारे को इन चीजों का अंदाजा होना चाहिए कि जब भी कहीं कोई प्रेसिडेंट कोई बाहर से आ गया, फॉरेन कंट्री से आ गया, तो कुछ ना कुछ वाक़ात होते रहे हैं। उसके अलावा अभी सुबह से मैं टीवी में डिबेट करता रहा और एक चीज का पता चला कि पाकिस्तान से कोई बात आई है, पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कुछ बयान दिया कुछ दिन पहले, तो उसके हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। हमने थोड़ा सा भी अपने आप को अलर्ट नहीं कर दिया। इतना सारा तादाद हमारे पास है, इतने सारे लोग हमारे पास है कि कहीं कुछ वाक़ा हो गया तो हम इनको कैसे सुरक्षित करें। और ये जो पहलगाम है, पहलगाम के एंट्री पॉइंट को बहुत ही सुरक्षित किया जा चुका है, उसको बड़ा चेक चुक किया जा रहा है, काफी सिक्योरिटी का बंदोबस्त है वहां पे। लेकिन वो तो हमको वही दिख रहा है। लेकिन जब हम 7 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं, जैसे टूरिस्ट आप जा रहे हैं, कि हमको पता भी नहीं है कि ये सारा एरिया इतना बड़ा पड़ा हुआ है। अब गवर्नमेंट को पता होगा। अब लोग जंगलों में जा रहे हैं घूमने के लिए वहां पे, और जब अगर सिक्योरिटी को मालूम नहीं है कि कहाँ से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है, जो बाहर वाला विजिटर बेचारा आएगा तो उसको कहाँ पता है कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का भी कहीं फेलियर है। इन क्लियर टर्म्स में बताना चाहूंगा कि इसमें सीरियसली नहीं लिया गया है। और मैं यहाँ तक भी बता सकता हूँ कि कश्मीर की सिचुएशन को जिस सीरियसनेस से लेना चाहिए था, इसको नहीं लिया गया है। नहीं तो 35 साल कोई कम अरसा नहीं है इस सिचुएशन को डील करने के लिए। ठीक है, ऐसा मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। यहाँ पे एक और छोटा सा वक्फा लेना होगा। दोबारा इन्फ्लेट्रेशन कहाँ से हो रही है और उनको प्लग कर सकते हो ऐसा मैं दोबारा आप मेहमानों के पास आऊंगा, लेकिन यहाँ पे लेना होगा एक छोटा सा प्रोग्राम 5 के 5 में। अब जरा कर्नल साहब आपसे जानना चाहेंगे, एक डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से, राजनाथ सिंह की जानिब से थोड़ी देर पहले ये क्लियर कर दिया गया है कि इसका जो रिएक्शन होगा वो लाउड एंड क्लियर होगा। और दूसरी आपसे चीज़ जानना चाहूँगा कि आज जो मीटिंग है पीएम मोदी की सदारत में, वो मीटिंग है, अहम मीटिंग होगी, जिसमें जो होम मिनिस्टर उन्हें ब्रीफ करेंगे पूरी सूरत हाल से। क्या इसमें बड़ा फैसला आ सकता है? देखिए, जो भी अभी मीटिंग होगी और उसमें जो भी फैसले लिए जाएंगे, शायद हो सकता है कि वो पब्लिक के लिए बताए जाएं, या हो सकता है कि पब्लिक के लिए ना बताए जाएं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल लाजमी है कि बहुत बड़ा जो है हादसा, दर्दनाक हादसा था, और पूरे देश में इतना आक्रोश है कि इसका बदला लिया जाना चाहिए। जैसे कि पहले पुलवामा में अटैक हुआ था तो उसका बदला लिया गया था, बालाकोट स्ट्राइक किया गया था। उससे पहले उड़ी में हुआ था तो उड़ी का भी फिर बदला लिया गया। तो इस बार भी उसी तरीके के सूरत हाल बनते नजर आ रहे हैं।
और इसमें दरअसल भारत को बहुत जरूरत है ये पाकिस्तान को एक मैसेज देने की कि यू कैन नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड। और मुझे लगता है कि इस बार जो जो भी कार्रवाई की जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ वो पिछली कार्रवाइयों से जो है बहुत बड़ी होगी और पाकिस्तान के लिए बहुत भयावह होने वाली है। कर्नल साहब, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, ये जिस तरह से M4 कार्बाइन का इस्तेमाल होना और साथ ही साथ जिस तरह से मिलिटेंटों की मौजूदगी, चाहे हम इसी पहलगाम की बात करेंगे, इनका मौजूद होना, एक तरफ से दावा करना कि मिलिटेंसी को वादी से फिलहाल वादी में है ही नहीं, लेकिन दूसरी तरफ से जो खुफिया इदारे हैं उनका मानना है, जो उनका रिपोर्ट है उनका मानना है कि अभी भी मिलिटेंट है वादी कश्मीर के अंदर, जिससे कल ये साफ जाहिर हुआ है कि हाँ मिलिटेंट है अभी। और वहां पर देखा गया है कि उनके पास M4 कार्बाइन राइफल जिससे उन्होंने हमला किया है। जी हाँ, जो है देखिए, ये कहना कि जो है इन्फिल्ट्रेशन जो है बिल्कुल क्यों नहीं बंद किया जा सकता। जो भी अगर कश्मीरी लोग तो जानते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल की हालात कैसे हैं, किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल है। वहां पे पहाड़ हैं, जंगल है, ठीक है, और मैं वहां पे खुद रहा हूं, मैं 3 साल जो है। तो मैं ये कहना कि हिंदुस्तान की फौज जो है उसको जो है प्लग क्यों नहीं कर पाती है, ये बहुत ही एक मैं कहूंगा कि बचकानी और या जाहिलाना बात है। हिंदुस्तान की फौज ही नहीं, आप हिंदुस्तान की फौज, अमेरिका की फौज, चीन की फौज, तीनों भी अगर ये लगा लें तो भी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल को, इन्फिल्ट्रेशन को 100% नहीं रोका जा सकता जी, क्योंकि जो टेरेन जिस प्रकार का है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और दूसरी बात है कि जो ये जो आतंकवादी जो अंदर आए हैं कश्मीर में, कुछ अभी भी मौजूद हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण एक ये भी है कि देखिए सोसाइटी में अभी भी जो है रेडिकलाइजेशन है। जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं वो इस प्रकार के जो है मिलिटेंट्स को, इस प्रकार के टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। एक आम कश्मीरी चाहे नहीं करता, उसको अब इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन काफी हद तक जो है अभी भी कश्मीरी सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन है। और रेडिकलाइजेशन एक जो है इसको एक आग में घी का काम करता है उस प्रकार से। और अगर आपने देखें कि चंद एक दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने एक जो है टू नेशन थ्योरी के द्वारा से जो है बयानबाजी की थी, उससे लगता है मुझे कि एक तरीके की ये वो एक डॉग विसल थी इन आतंकवादियों के लिए कि कुछ आप जो है कुछ करिए। हम देखिए, पाकिस्तानी जो फौज है, पाकिस्तानी मिलिट्री है, उनका वजूद जो है उनके समाज में वो एक उसके ऊपर एक हालिया निशान लग चुका है। वहां पर तरह तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान आर्मी ने जो है जो पिछले उनके जो इलेक्शन हुए थे, उन्होंने जिस प्रकार से काम किया था कि इमरान खान की पार्टी को जो है चुनाव नहीं लड़ने दिया गया और उन्होंने एक जो है मिलीजुली सरकार अपने जो पाकिस्तान की मिलिट्री ने जो चाहते थे उस प्रकार की सरकार कायम की है। और जो वहां पे बलोचिस्तान में जो है जो बलोच विद्रोही हैं वो हमले कर रहे हैं एक तरफ से, उधर फाटा में जो है टीटीपी के हमले हो रहे हैं। तो इन सब से लेके जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसको जो है उनकी सोसाइटी में उनका जो वजूद था वो जो है एक उसके ऊपर हालिया निशान, सवालिया निशान लगता है। वो अपनी रेलेवेंस ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान के मिलिट्री, जो जिनको वो एड्रेस कर रहे थे जो है आसिफ मुनीर, वो जनरल की तरह नहीं बोल रहे थे, वो किसी मुल्ला या मौलाना की तरह बोल रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो छोड़ के पाकिस्तान छोड़ के विदेशों में जा चुके हैं, वो सब वो वहां की सोसाइटी का हिस्सा है, वो वेस्टर्न सोसाइटी का हिस्सा है। वेस्टर्न सोसाइटी जो है इन सब मजहबी बातों से ऊपर उठ चुकी है। वो साइंस, टेक्नोलॉजी, अमन और भाईचारे की बातें करती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इंग्लैंड में या यूके में 40% से ज्यादा जो वहां के शहरी हैं वो अपने आप को किसी मजहब से जो है जुड़ा हुआ नहीं पाते। वो कहते हैं कि हम किसी मजहब में विश्वास नहीं करते, इंसानियत में विश्वास करते। तो पाकिस्तान जो है की आर्मी अपना वजूद ढूंढने की कोशिश कर रही है इस सब में, और भारत का जो है एक बहुत ही तकड़ा जो है इसका रिटेलिएशन होने वाला है। लेकिन मैं जो आपके चैनल के जरिए जो कश्मीर के अवाम है, कश्मीर के जो लीडर्स हैं, जो कश्मीर सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ
कि रेडिकलाइजेशन से कभी किसी का भला नहीं होने वाला है। उन लोगों को आगे आके आना होगा और जो है पूरे सोसाइटी को इस रेडिकलाइजेशन से अलग लेके जाना उनकी जरूरत है, नहीं तो ये इस प्रकार के हादसे होते रहेंगे। और जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, देखिए वो 99% भी अगर काम कर लें अपना और एक बार भी हार जाएं तो जो है आतंकवादी कामयाब हो जाते हैं। अब हमें ये हमला तो पता चलता है कि ये हमला हुआ कामयाबी नाकामयाबी की वजह से किसी ना किसी की या शायद लापरवाही रही होगी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में, लेकिन कितने हमले इस प्रकार के रोके गए वो नहीं पता चला। तो जब सोसाइटी के जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो आके जो है इनके साथ मिलकर काम करते हैं तो तब ही इस प्रकार का जो है हमला जो है पॉसिबल हो पाता है। तो हमें जो है लीडर्स को, सिविल सोसाइटी के मेंबरान को ये देखना है कि अपने जो सोसाइटी को, अपने यूथ हैं उनको जो है रेडिकलाइजेशन से हम दूर रखें, किसी भी प्रकार का जो है ठीक है कर्नल साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अब जरा राजा एजाज अली आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से हम बात सिक्योरिटी और साथ ही साथ इन हमलों की करते हैं, क्या अवाम और फोर्सेस के दरमियान वो तालमेल नहीं है जो कि होना चाहिए, जिसकी वजह से इस तरह ये हमले होते हैं? क्योंकि जब हमला होता है उसके बाद ही अवाम से हम बात करते हैं इन हमलों के बारे में, तहकीकात के हवाले से। उससे पहले अगर हमें कोई भी इतला हो तो उससे पहले हमें अवाम को एतमाद में लेना होगा, उनके साथ बातचीत करनी होगी। तालमेल की बात की जा रही है, क्या वो उसमें कमी नजर आ रही है जिसकी वजह से ये बड़े हमले हो रहे हैं? चलिए दोबारा मैं राजा एजाज आपके पास आऊंगा। अब जरा अयाज अहमद आपसे जानना चाहूंगा, इससे जो ये हमला कल पहलगाम के अंदर हुआ है, ये वादी कश्मीर के लिए कितना बड़ा नुकसान है? ये नुकसान तो है ही, 2-3 एंगल से नुकसान है। एक ये तो माशत का है, लेकिन मैं इसको सिर्फ माशत के अंदाजे से नहीं देखूंगा, लेकिन कश्मीर की इंटीग्रिटी पर एक मसला और सवाल पैदा हो गया कि जबकि इसमें एक कश्मीरी ही इसमें उसकी थोड़ी सी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जब भी बात आती है तो कश्मीरी पर ही आ जाती है, कश्मीरी मुसलमान पर आती है। और यहाँ भी ये कहा गया, ये भी देखने की बात है कि जब ये जो अटैक हुआ है तो वहाँ ये भी कहा गया कि लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि कौन किस मजहब से है। तो जब हम ये देखेंगे कि जब तक आज तक जो तजुर्बा रहा है कि मिलिटेंसी जहां भी हुई तो इनडिस्क्रिमिनेटली उन्होंने फायर किया, ये जाने बिना कि कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है। लेकिन आज जब ये बात आई है, जो रिपोर्ट्स में आ रही है कि भाई उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी मजहब की बुनियाद पर, तो वो भी देखना है, वो एंगल भी देखना पड़ेगा कि ये दूसरा एंगल क्या ऐड हो रहा है। तीसरा जो कर्नल साहब अभी बता रहे थे, टेरिन की बात बता रहे हैं, मान लीजिए कि क्योंकि हम सिविलियंस है, हमको टेरिन का पता नहीं, डिफेंस कि किस सिचुएशन में वहाँ काम करते हैं उन पीक्स पर, तो मान लीजिए अगर टेरेन वहाँ इतना भी है कि जहाँ हर एक चीज को प्लग नहीं किया जा सकता, क्या कम से कम वो रूट्स जो एंट्री के रूट्स है, क्या हम उनकी सर्वेलेंस नहीं बढ़ा सकते, सिक्योरिटी नहीं बढ़ा सकते, उनको चेक करने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या वी नीड नॉट टू स्ट्रेंथन दोज एरियाज? आई थिंक वो तो हमारे हाथ में है कि उन एरियाज में जहाँ जिनसे हमारे को पता है कि कहाँ से ये क्या हो रहा है, तो कम से कम उन एरियाज को हम स्ट्रेंथ कर सकते थे। जैसे मान लीजिए यही पहलगाम वाला एरिया, कि हमको मालूम कि जंगल में लोग जा रहे हैं, क्या हमको ये अंदाजा नहीं कि वहाँ अटैक हो भी सकता है? प्रिकॉशनरी वी कुड हैव डन दैट। सो एज सच आई मीन एक मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का इसमें कहीं ना कहीं कुछ फेल्योर है, कमी है, दैट वी हैव टू एग्री। दूसरा, जहां तक आपने कहा कि कश्मीर के ऊपर ये जबरदस्त सवालिया निशान पैदा कर रहा है, क्योंकि एक तो ये है कि कश्मीर 30 साल से 35 साल से इस सिचुएशन में फंसा हुआ है। कहीं भी कुछ होता है तो कश्मीर के ऊपर ही मसला आ जाता है, कश्मीर में लोग मारे जाते हैं, कश्मीरी मारे जाते हैं, कश्मीर में चाहे बाहर का हो वो कश्मीर में मारा जाता है। तो ये आई मीन दिस इज ह्यूमैनिटेरियन इशू। कोई भी हो, बाहर का हो अंदर का हो, किसी का मरना, किसी का मुसीबत में फंसना कश्मीर में रहकर, और जहां कश्मीर के लोग हैं जो इस चीज को तरजीह नहीं कर सकते, तो मतलब एक मसला तो है ही कश्मीर के लिए। मायशत तो है ही, मायशत तो
उस पर तो असर है ही। उसके अलावा जो बाकी मामला है कश्मीर की, जो जो कश्मीरियत जिसको कहेंगे हम, इंटीग्रिटी जो है वो दाव पर लगी हुई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब चूंकि आज जो खुल के लोग आ गए सामने, शायद तंग आके, अगर वो लोग जी इसके लिए जिम्मेदार हैं इस चीज को देखने के लिए, अगर उनको अभी तक अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हुआ, कम से कम इस चीज को अब कैप्चर करें, एक्सप्लॉइट करेंगे जो आज लोग सामने आ रहे हैं, तो इसको कैपिटलाइज करके टेक अप फर्दर क्या करने की जरूरत है। वो जो गवर्नमेंट लेवल पर आगे जो इसको देखने वाले हैं, इसको डिप्लोमेटिकली डील करने की जरूरत है, वो करिए। अयाज साहब, एक और चीज में मैं आपसे जानना चाहूंगा, कश्मीरियों को जरूरत है वो करिए, जैसे भी इसको डील करने की जरूरत है उसको करिए। कश्मीर को इसे फ्री कर दीजिए, इस मामले से, इस मुसीबत से तो फ्री कर दीजिए। यही चीज कश्मीरी ये बर्दाश्त करता रहेगा। यही चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, कश्मीरियों को इस तरह के हमलों में कसूरवार ठहरना सरासर गलत और साथ ही साथ नाइंसाफी भी है। बिल्कुल, अगर ये सवाल मेरे से है तो ये नाइंसाफी है। जी जी, कश्मीरी खुद फंसा हुआ। देखिए, कश्मीरी तो ये मिलिटेंसी का मामला है, बंदूक का मामला है। एक दिन क्या, बहुत बार हमारे जो वैद साहब है, डीजी जो रहे हैं, वो हमारे डिबेट्स में बैठे हुए हैं, क्योंकि शायद आम इंसान को पता नहीं बाहर रहकर, उनको शायद पता है कि शायद कश्मीरी मुसलमान इसको कश्मीर में रहने वाला इसको रोक क्यों नहीं सकता है। उनको पता नहीं है कि अगर वर्दी वाला पुलिस वाला भी मेरे आंगन में खड़ा होगा, मेरे दरवाजे पर खड़ा होगा, मैं मुंह नहीं कर सकता। एक मिलिटेंट का एक उसका गन हाथ में, उसका कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई अता पता नहीं, कौन खड़ा हो जाएगा उसके खिलाफ? और उसके बावजूद भी अपने जान पर जाको रिस्क लेकर आज सब लोग बाहर आ रहे हैं और ओपनली इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, इसे हमको निजात दिलाया जाए। मुझे लगता है कि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू इनकैश ऑल दिस। आप तो जाग जाइए, देख लीजिए क्या करने की जरूरत है। ठीक है अयाज साहब, स्ट्रेटजी जो बनाने की जरूरत है बना लीजिए। ठीक है कर्नल साहब, मैं आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, जो फोर्सेस और अवाम के दरमियान जो तालमेल होना चाहिए इस मिलिटेंसी के खिलाफ, क्या उस चीज़ की कमी नज़र आ रही है जिसकी वजह से ये हमले हो रहे हैं? चाहे हम जम्मू सूबे की बात करेंगे या कश्मीर सूबे में कल जो पहलगाम के अंदर ये हमला हुआ है। कर्नल साहब, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, मैं अयाज साहब यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये तालमेल की कमी है जिस तरह से हमले हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है, जो मेरा मानना है और मैं देख भी रहा हूं कि एक तालमेल की बहुत कमी है। पहले जब पीक मिलिटेंसी थी, पीक सिचुएशन पर थी, खराब हालात बहुत थे यहाँ पर, तब सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल्स के दरमियान एक राबिता रहता था। तो उसे क्या होता था, शायद सिक्योरिटी फोर्सेस को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ अंदाजा लगता था, कुछ इनपुट हासिल हो जाता था, ऐसी कुछ सिचुएशंस किए जाते थे। आई नेवर मीन कि उन्होंने एक वो अपने वॉच डॉग्स क्रिएट किए, आई नेवर मीन। वैसे भी अगर नॉर्मली भी बात करते इंसान किसी के साथ भी करेगा तो एक असेसमेंट हो जाती है कि क्या, कहाँ से क्या हो रहा है। और मान लीजिए यही पहलगाम का इशू कल, आई एम श्योर अगर मिलिटेंसी का वक्त है तो वो रातों रात वो अटैक नहीं किए होंगे, उन्होंने जरूर सर्वे की होगी पहले कि कहां से क्या है, एस्केप रूट कहां है, आना कहां से जाना है। एंड देयर मस्ट बी समवन इन द लोकेलिटी जो वहां चाहे पौने वाला हो, दाएं बाएं हो, उनसे शायद अगर वो गैर मुल्की है तो उन्होंने उनसे पता किया होगा, और जो जिनसे पता किया होगा उनको शायद ये पता ना हो कि इनका क्या प्लान है, ये वो नहीं जानते होंगे। उनको एक आम समझते होंगे कि कोई पूछ रहा है कोई डिटेल, उसी अंदाज से उन्होंने भी पूछा होगा। जरूरी बात है, तो जरूर बात है कि अगर तालमेल रहता, आना जाना रहता, कम्युनिकेशन रहती, तो कुछ न कुछ बातें कहीं ना कहीं निकल ही जाती। ऐसा नहीं कि इतना घर में बैठ के या कहीं बंकर में बैठ के या किसी फोर्स के स्टेशन में बैठ के उनको वहीं पता चलेगा। उनके पास भी कौन सा अलादीन का चिराग है कि उनको पता चलेगा कि कहां से क्या हो रहा है। जब तक उनकी मूवमेंट ना हो, उनकी सर्वेलेंस ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, इंटेलिजेंस ना हो, तब तक किसी को कहां से पता चला कि क्या, हम घरों में बैठे हमको कौन सा पता है कि पहलगाम में क्या हो रहा है।
There is a government, there is a department, there is a security force, there is an agency, there is an vigilance to see all these things. जब वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, लोकल से बात नहीं करेंगे, वहां सर्वेलेंस नहीं करेंगे, एरियाज में चेक नहीं करेंगे, how will they know about it? तो मुझे लगता है कि यह चूक सबसे जो हुई है कि इन्होंने ये समझ के रखा कि सारा ठीक है, नॉर्मल है, अब सारा ठीक ठाक है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसके चलते ये जो चूक है, ये जो इंटेलिजेंस का फेलियर है, मुझे इसको चलते हुआ है कि लोगों ने आराम से बैठे कि सारा ठीक है, तो नहीं, तो जबकि ठीक सारा है नहीं, जो अब पता भी चल गया। तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि वो इस चीज को कैपिटलाइज करें, देख लें कि अब लोग भी तंग आ चुके हैं इस चीज से, कम से कम अगर अपनी जिम्मेदारी को ना समझ के, कम से कम लोगों की मजबूरी समझ के अब इसके ऊपर कोई ना कोई डिसाइसिव एक्शन करिए, फैसला करिए, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पर करना है, चाहे जंग करना है, जो भी करना है, तो कश्मीर को कम से कम इस चीज से तो इस मुसीबत से निजात दिलाइए। बहुत शुक्रिया अहमद अयाज साहब आपका, और उसके साथ साथ ही साबिक कर्नल दीपक कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजा एजाज अली फॉर्मर IGP आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पहलगाम के 22 सरहद इलाके के अंदर जो कल हमला हुआ है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई हैं, 2 गैर मुल्की भी शामिल है, एक पहलगाम का भी रहने वाला है जो इस हमले में जान बाक हुआ है। अब ज़रा ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं कि इस तरह के हमले जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी हुए हैं, कुछ हमले तो तब हुए हैं जब कोई गैर मुल्की जो बड़ा सियासतदान है या बड़ा लीडर है, रहनुमा है, वो जब भारत के दौरे पर आया तो उस हमले के साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर हमला हुआ है। सबसे पहले 22 अप्रैल यानी कि कल 2025 में पहलगाम हमले में 2 गैर मुल्की समेत 26 सयाहों की मौत हुई है। ये कल हमला हुआ, और इस हमले के हवाले अगर से हम बात करेंगे तो इस हमले से कबल एक दिन पहले अमरीकी नायब सदर का 4 रोज़ा भारत दौरा, क्योंकि वो एक दिन पहले 21 अप्रैल को भारत के 4 रोज़ा दौरे पर आए थे, और उसके बाद ही एक दिन के बाद ये हमला हुआ है। इससे पहले 21 से 25 मार्च 2000 में भी जब अमरीकी सदर बिल क्लिंटन भारत आए थे तो उस दिन भी एक बड़ा हमला अनंतनाग के अंदर, छठी सिंहपुरा अनंतनाग के अंदर हुआ है, जहां पर 36 सिखों का कत्ल हुआ है। ये 20 मार्च 2020 को जब अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने भारत का उन्होंने दौरा किया तो उसके बाद ये हमला हुआ है। अगस्त 2000 के अंदर भी नुनवन बेस कैंप पर एक हमला हुआ है जिसमें 32 लोगों की जान चली गई है। ये साल था 2000 और अगस्त का महीना जब नुनवन बेस कैंप पर हमला हुआ। उसके बाद ही जुलाई 2001 में अनंतनाग के शीशनाग बेस कैंप में हमला हुआ है जिसमें 13 अफराद की जान चली गई है। ये जुलाई का महीना और साल 2001। उसके साथ ही 1 अक्टूबर साल 2001 में श्रीनगर के अंदर जो जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर कॉम्प्लेक्स है वहां पर एक खुदकुश हमला हुआ जिसमें 36 लोगों की जान चली गई है। और साल 2002 में चंदनवारी बेस कैंप पर एक हमला होता है जहां पर 11 अमरनाथ यात्रियों की जान चली गई है। और साल 2002 के अंदर उसके साथ ही 14 मई 2002 के अंदर अमरीकी मामून वजीर खारजा वो भी आए थे भारत के दौरे पर, जिसके साथ ही कालूचक में मनाली से जम्मू जाने वाली एक बस पर हमला हुआ और इस हमले में 7 अफराद की मौत हुई है। जिसके साथ ही जो हमलावर थे उन्होंने फौज के फैमिली जो हेड क्वार्टर्स हैं वहां पर दाखिल हुए हैं। जिसके बाद हमले में 10 बच्चे, 8 खवातीन, 5 फौजी एहलकार समेत करीब 2 दर्जन के अफराद इस हमले में मारे गए जबकि 34 अफराद जख्मी हुए थे। उसके साथ ही 23 नवंबर साल 2002 में भी हमला हुआ है जहां पर धमाके में 3 खवातीन, 2 बच्चे, 19 अफराद की जान चली गई। 23 मार्च 2003 में पुलवामा के नंदी मर्ग इलाके में 11 खवातीन, 2 बच्चों समेत जो 24 कश्मीरी पंडित और वो जांबाक हुए हैं। पुलवामा के नंदी मर्ग 23 मार्च को हुआ था ये हमला। 13 जून 2005 में पुलवामा मार्केट में एक धमाका हुआ है जिसमें 2 स्कूली बच्चे समेत 1 दर्जन से ज्यादा अफराद की जान चली गई है और धमाके में 100 से ज्यादा जख्मी हुए। 12 जून 2006 में कुलगाम में 9 नेपाली और बिहार के रहने वाले मजदूरों की जान चली गई। 12 जून साल 2006 में यह हमला हुआ है। उसके साथ ही 10 जुलाई 2017 को कुलगाम में एक अमरनाथ यात्रा की बस पर हमला हुआ है जिसमें
8 यात्रियों की जान चली गई है साल 2007 के दौरान। उसके साथ ही अक्टूबर 2024 गुज़श्ता साल गांदरबल के अंदर गगनगीर के अंदर जब वो टनल पे काम कर रहे थे तो वहां पर फायरिंग करके 6 गैर मकामी मजदूरों समेत एक डॉक्टर की जान चली गई है। ये गांदरबल का गगनगीर इलाका जो गुज़श्ता साल हमला हुआ था जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। और आज जो कल की बात करेंगे तो कल पहलगाम के जो 22 रन का इलाका है, ये तस्वीरें हैं उस इलाके की जहां पर ये हमला होता है। और हमले के बाद आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई को तेज कर दिया है। और आज वहां पर खुद वजीर दाखिला अमित शाह भी पहुंचे, NIA की टीम भी वहां पर पहुंची और दीगर जो खुफिया इदारे वो भी वहां पर पहुंचे हैं और पूरी सूरत हाल का उन्होंने जायजा लिया और इस जाए मकाम पर पहुंचे। ये 22 रन का वो इलाका जहां पर ये हमला होता है, वहां पर कुछ जो नामालूम बंदूक बरदार हैं वो वहां पर पहुंचे और उन सयाहों को उनके शनाख्ती कार्ड जो शाहिद का मानना है कि उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए, जिसके बाद ही गोली चलाई और इस हमले में 26 सयाहों की मौत हुई है, जिसमें 2 गैर मुल्की भी है, एक मकामी शहरी भी, जिनका मानना है जो वजीर आला की जानिब से भी कहा गया है कि उन्होंने मजामत की, हमला रोकने की कोशिश की, बंदूक छीनने की कोशिश की और उस कोशिश में वो भी जान बाक हुआ है। अब जरा इस खबर पे मजीद जानकारी के लिए सीधा अपने नुमाइंदे इमरान नायकू के पास चलते हैं। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा आज की सूरत हाल पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर। बंद हड़ताल, कारोबारी इदारे बंद, सभी इदारे बंद और लोग सड़कों पर आए, एहतजाज किया, पुलिस ने भी सिक्के जारी किए हमलावरों की। आज की सूरत हाल के हवाले से आपसे ताज़ा अपडेट जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस तरीके से बहुत बड़ा हमला दर्जनों लोग उसके बाद मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के साथ साथ, अंजुमनों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स ने, बार एसोसिएशंस ने, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस ने और मुख्तलिफ तंजीमों ने कुल मिला के इस हमले के खिलाफ कश्मीर बंद की कॉल दी और उसका बिल्कुल असर दिखाई दिया। और बिल्कुल मैं इस वक्त लाल चौक में हूँ और जो मेरे पस मंजर में आपको ये लाल चौक की सड़कें नजर आ रही है, जिसमें हल्का सा आपको अभी ट्रैफिक नजर आ रहा है क्योंकि अभी शाम का वक्त है। लेकिन जहां तक आज इस कॉल का असर है, बंद का असर था, तो वो बिल्कुल दिखाई दिया। कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजर नहीं आया और दुकानें अभी भी मुकम्मल तौर पर बंद है, चाहे लाल चौक घंटाघर के मार्केट की बात करें, हरी सिंह हाई स्ट्रीट की बात करें या जितने भी मार्केट्स आगे से है, पोलो व्यू मार्केट वगैरह, तो सारे आज मुकम्मल तौर पर बंद रहे। और कुल मिला के ये जो हमला हुआ, इस हमले में जो लोग मारे गए उनके लवाकिन के साथ यहाँ आज इजहार यकजहती की गई, इनके साथ खराज तहसीन पेश किया गया। और इस सिलसिले में आज मुकम्मल तौर पर यहाँ जो जितने भी तिजारती इदारे थे, मराकिज थे, वो आज मुकम्मल तौर पर बंद रहे। ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस है वो भी मुअत्तल रही। और सिर्फ अगर देखा जाए तो आज श्रीनगर शहर में या तो मीडिया पर्सन्स की सबसे ज्यादा तादाद नजर आई और या तो फिर यहाँ पे आज सिक्योरिटी एहलकार नजर आए। और साथ साथ अलग अलग सियासी जमातों की जानिब से भी आज इस हमले के खिलाफ एहतजाजी कॉल दी गई थी। सबसे पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से आज पार्टी हेडक्वार्टर से एक एहतजाजी मार्च निकाला गया, जिसकी क़यादत पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने की और घंटाघर तक उन्होंने मार्च किया और इस हमले की मजम्मत की और ये भी कहा कि इस तरीके के हमले कश्मीर में नहीं होने चाहिए। और साथ साथ उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी अपनी पार्टी ने भी एहतजाजी मार्च यहाँ पे निकाला और कुछ देर बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी एहतजाजी मार्च होगा। इसी तरीके से मक्का मार्केट हो, बटमालू इमरान, आखिर पर इमरान मैं आपसे एक छोटा सा चीज जानना चाहूंगा। उमर अब्दुल्ला ने मीटिंग बुलाई है, काबीना की मीटिंग बुलाई है, क्या कुछ अहम उस मीटिंग में हो सकता है? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग उमर अब्दुल्ला ने अभी 6 बजे कैबिनेट की बुलाई है। कल ऑल पार्टी मीटिंग को भी बुलाया जा रहा है। इस हवाले से भी उमर अब्दुल्ला ने कम्युनिकेशन पास की है। और अभी जो कैबिनेट की मीटिंग है, चूंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो LG के पास है या तो होम मिनिस्टर के पास है, इसलिए इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर को लेके अगर हम बात करें तो फिर इस कैबिनेट मीटिंग पे ज्यादा हम
इस तनाजुर में नहीं देख सकते कि शायद ये कोई फाल मीटिंग है। लेकिन चूंकि अभी सरकार उमर अब्दुल्ला की है और पूरा निजाम जो है लॉ एंड ऑर्डर को या कुछ चीजों को छोड़ के, जाहिर सी बात है इसको उमर अब्दुल्ला वाली सरकार को देखना है। सो जहां एक तरफ दिल्ली के अंदर एक बड़ी मीटिंग है अभी कुछ देर बाद यूनियन कैबिनेट की, वही अभी उमर अब्दुल्ला की जो कैबिनेट मीटिंग है इसमें भी ओवरऑल जम्मू कश्मीर के इस वक्त सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। और इस वक्त जो हालात बने हैं, कियास, कंफ्यूजन, डर का माहौल है, खौफ और हिरास का माहौल है, हड़ताल है, कारोबारी इदारे आज बंद रहे, दूसरी जानिब जिस तरीके की अभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हालात बने हैं, लोग मारे गए हैं। तो इस तनाजुर में जिस तरह से हमने भी अभी कुछ देर पहले कुछ अहम गवर्नमेंट के एहलकार से बात की, उमर अब्दुल्ला वाली सरकार के लोगों से, और तो उन्होंने यही कहा कि वो जानते हुए कि ये चूंकि कैबिनेट की जो मीटिंग है इसको लॉ एंड ऑर्डर के तनाजुर में तो जाहिर सी बात है उनके डोमेन में नहीं है, लेकिन सरकार इनकी है तो जाहिर सी बात है सरकार जब इनकी है यहाँ पे तो बाकी मामलात को लेके इस कैबिनेट मीटिंग का एक बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को, आपका श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे। अब जरा पहलगाम भी चलते हैं फिदा हुसैन के पास। फिदा, जरा जल्दी से अपडेट कीजिएगा किस तरह की सूरत हाल इस वक्त पहलगाम के अंदर है और आज दिन भर भी हालात किस तरह के रहे पहलगाम के अंदर? देखिए गौर, इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है बैसरन में, जहाँ पर ये कल गोली चली जिसमें तकरीबन 2 दर्जन से जायद जो सैलानी है वो गोली का निशाना बने। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जो यहाँ से जिन्होंने टिकट काटी थी, लेकिन उसके बाद में आपको एक और खबर आ रही है कुलगाम से कि शायद वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है दोपहर वो वहाँ पे शुरू हुआ है। मजीद तफसीलात का इंतजार है, लेकिन बाइसरन की खबर पे मैं आ जाता हूँ कि जिस तरह से हमने देखा कि वहाँ पर जब वहाँ गोली चली तो उसके चलते जब सैलानियों ने अपने आप को जान बचाने की कोशिश की तो उन्होंने अपने किसी की टोपी जो है वो वहाँ पे पड़ी हुई थी, किसी के जूते वहाँ पे पड़े हुए थे। यानी कि वहाँ पे देखा जाए जो हमने कैद किया अपने कैमरा में, वो दिल दहलाने वाली तस्वीरें जो है थोड़ी देर के बाद हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेट ना होने की वजह से हम वो तस्वीरें जो है अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट ना होने की वजह से बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। फिदा हुसैन ये थे, फिदा हुसैन पहलगाम से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर माना जाता है कि सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर फौज की जानिब से, फोर्सेस की जानिब से नाके भी लगाए गए हैं और पूरे इस इलाके को मासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। जबकि खबर आ रही है कि कुलगाम के अंदर भी सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा, जहां पर कुछ मुश्तबा अफराद की नक्ल हरकत देखी गई है। तो नाज़रीन, फिलहाल 5 के 5 प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा और शाम 6 बजे देखिए अतिया मुजीब के साथ न्यूज़ सेंटर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।